अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4, टिश्यू रिपेयर, रीजनरेशन, हीलिंग एंड फाइब्रोसिस। सो फर्स्ट हम आते हैं रिपेयर की तरफ। व्हाट इज रिपेयर? रिपेयर किसे कहते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू आफ्टर इंजरी। एक टिश्यू का इंजरी के बाद उसको हम क्या करना, उसको रिपेयर करना, यानी उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को रिपेयर करना, ठीक है, और रिस्टोर करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिपेयर कहते हैं। यानी टिश्यू का इंजरी के बाद उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिस्टोर करना, उसको क्या कहते हैं? रिपेयर कहते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन और प्रोसेस ऑफ रिपेयर। इसके लिए कौन कौन से रिएक्शन की ज़रूरत होती है? तो फर्स्ट हमारे पास है रीजनरेशन। रीजनरेशन किसे कहते हैं? इन दिस प्रोसेस डेड टिश्यू आर रिप्लेस बाय नॉर्मल टिश्यू। इस प्रोसेस में इस तरह होता है कि डेड टिश्यू जो है वो रिप्लेस होता है नॉर्मल टिश्यू से। रीजनरेशन मीन दोबारा जनरेट होना, दोबारा पैदा होना, उसको रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन डिवीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल। यानी रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन यानी ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम किया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? लेबाइल सेल। व्हाट इज लेबाइल सेल? तो लेबाइल सेल वो सेल होता है, सेल विच आर डिवाइडिंग कंटिन्यूसली। वो सेल जो मुसलसल मतलब कंटिन्यूस डिवीजन करे उसको हम क्या कहते हैं? लेबाइल सेल। एग्जांपल हमारे पास है ब्लड सेल, ठीक है। अब ब्लड सेल में अगर आप देखें रेड ब्लड सेल्स जिसकी लाइफ जो होती है 120 डेज तक होती है, 120 डेज के बाद वो क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो है अपने आप को डिवीजन करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाइट ब्लड सेल्स को देखें, इनके 5 to 6 डेज होती है लाइफ होती है, तो ये मुसलसल डिवीजन करते रहते हैं, ठीक है। तो लेबाइल सेल वो सेल जो कंटिन्यूसली डिवीजन करे उसको हम लेबाइल सेल कहते हैं। दूसरा है परमानेंट सेल। परमानेंट सेल वो सेल जो डिवीजन नहीं करते, ठीक है, वो कंटिन्यूस यानी डिवीजन नहीं करते, जो परमानेंट ही होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट सेल। सेल विच आर परमानेंट एंड आर नॉट डिवाइडिंग, सो दे आर कॉल्ड परमानेंट सेल। परमानेंट सेल हमारे पास कौन से सेल होते हैं? नर्व सेल एंड कार्डिक सेल। आप अगर देखें नर्व सेल हो गए और कार्डिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है, वो परमानेंट ही रहते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टेबल सेल। व्हाट इज स्टेबल सेल? तो स्टेबल सेल विच हैव लिमिटेड और मिनिमल एबिलिटी टू रीजनरेट आफ्टर इंजरी। वो सेल जो इंजरी के बाद वो अपने आप को क्या करे? एक हद तक अपने आप को क्या करे? एक लिमिट तक अपने आप को डिवीजन करे। जिस तरह हम अगर लीवर को देखें तो लीवर में जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या है? हेपाटोसाइट है। अगर आप देखें तो लीवर के 2 लूब होते हैं और उन 2 लूब के दरमियान जो लिगामेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। तो एक लूब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट लूब थोड़ी बड़ी होती है। अगर मिसाल के तौर पर एक लूब डैमेज हो गई तो उसको हम क्या करेंगे? हटाएंगे सर्जरी के बाद। अगर आप देखें तो दूसरा जो लूब है वो क्या करते हैं? जो डिवीजन करते हैं, जितना हिस्सा कट गया वो हिस्सा फिर क्या होता है? फिल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वो एक लिमिट तक वो अब आकर क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर डिवीजन रोक देते हैं। तो इसको हम स्टेबल सेल कहते हैं। सेल विच हैव लिमिटेड और मिनिमल एबिलिटी टू रीजनरेट आफ्टर इंजरी। या इसी तरह अगर किडनी के सेल अगर आप देखो तो किडनी के सेल उनको कौन से सेल कहते हैं? रीनल सेल कहते हैं। वो भी इसी तरह जब डैमेज हो जाते हैं तो वो फिर अपने आप को रीजनरेट करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है स्कार फॉर्मेशन। व्हाट इज स्कार फॉर्मेशन? इन दिस प्रोसेस डेड टिश्यू आर रिप्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू विच लीड टू स्कार फॉर्मेशन। अगर मिसाल के तौर पर कोई एक जगह है वो क्या हो गई? कट गई, ठीक है। तो उस जगह में फिर कनेक्टिव टिश्यू आकर क्या करते हैं? अपने आप को, अगर 3 लेयर होते हैं ना, आप अगर स्किन के 3 लेयर को देखें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अगर ये तीनों लेयर कट गए तो फिर वहाँ पर क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू जो है, फाइब्रस टिश्यू जो है वो आकर क्या करते हैं? इसी तरह फिल हो जाते हैं और एक आखिर में आप देखें तो दाग सा बन जाता है। वो बेसिकली क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू से लेयर बन जाती है, उसको हम स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन दिस प्रोसेस डेड टिश्यू आर रिप्लेस बाय कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रोसेस में क्या होता है? डेड टिश्यू जो है वो रिप्लेस होता है कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू, इसको हम स्कार फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइब्रोसिस। व्हाट इज फाइब्रोसिस? तो फाइब्रोसिस कहते हैं एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ कोलेजन इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। अगर एक बॉडी के अंदर कोलेजन जो है ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये जाकर अगर एक्सटेंसिव मतलब डिपोजिशन होना शुरू करे, ठीक है, जब एक मुख्तलिफ पार्ट्स के अगर बॉडी में जाकर कोलेजन जो है वो आकर डिपॉजिट होना शुरू करे तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रोसिस। कौन कौन सी जगह पे होता है? लीवर पे होता है, किडनी में होता है, लंग में एंड हार्ट में होता है, ठीक है।
इसके बाद है काजेस। अगर आप फाइब्रोसिस की काज देखें तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हो जाता है। हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है व्हाट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। वो इन्फ्लेमेशन जिसका ड्यूरेशन जो है 14 डेज से ज़्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एंड इस्कीमिक नेक्रोसिस, इस्कीमिक नेक्रोसिस उसे कहते हैं जब एक जगह पे ब्लड सप्लाई अगर कम हो जाए तो वो फिर क्या हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। और इस इस्कीमिक की वजह से फिर अगर टिश्यू सेल जो है डेड होना शुरू हो जाए तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस्कीमिक नेक्रोसिस होगा, ठीक है। इसका काजेस ये इस इस्कीमिक नेक्रोसिस एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। फाइब्रोसिस मीन एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ कोलेजन इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इफ फाइब्रोसिस डेवलप इन अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट लीड टू ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो फाइब्रोस जो है फाइब्रोसिस, इफ फाइब्रोसिस डेवलप इन अ स्पेस, अगर फाइब्रोसिस एक स्पेस में डेवलप हो जाए और उसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, एक्सुडेट किसे कहते हैं, हमने कहा था कोई भी अगर इंजरी हो ब्लड वेसल्स वगैरह और एज अ रिजल्ट फिर क्या हो, वहाँ से प्रोटीन के कंटेंट जो है और प्लाज्मा जो है वो लीक होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पर एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होगा और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इफ फाइब्रोसिस डेवलप इन अ स्पेस, अगर एक जगह में मतलब फाइब्रोसिस डेवलप हो गया तो ऑक्युपाइड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट आना शुरू होता है, मतलब प्रोटीन के कंटेंट प्लाज्मा वगैरह वो आना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया इन लंग्स, जिस तरह नमूनिया जो है वो लंग्स में हो गए, ठीक है। हाँ, नमूनिया मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स को लंग पेरेन्काइमा को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हीलिंग। हीलिंग किसे कहते हैं, हीलिंग मीन जख्म का भरना। तो ये कह रहा है इफ रिपेयर अकोर बाय लाइंग डाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन अ डैमेज टिश्यू। अगर मिसाल के तौर पर एक जगह डैमेज हो गई और वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू अगर उस जगह को फिल करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीलिंग कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। या किसे कहते हैं, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एपिथेलियल रीजनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्कार। वो प्रोसेस जिसमें एपिथेलियल सेल्स की रीजनरेशन हो और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या बनाए, स्कार बनाए, मतलब स्कार दाग को कहते हैं, दाग ही बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं। यानी इसका मतलब है एक जगह वो कट गई है, वहाँ पर एपिथेलियल जो है वो भी रीजनरेशन हो और कनेक्टिव टिश्यू आए और उस जगह को बंद करे तो उसको हम क्या कहते हैं, हीलिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके अगर आप देखें 3 फेसेस होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं। पहले अगर कोई भी जगह पे हीलिंग स्टार्ट हो गया तो हीलिंग के साथ ही क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। मतलब इन्फ्लेमेशन में 3-4 बातें आपने याद रखना है, मतलब वो पेन शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है, ये सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू, और ग्रेनुलर टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है। एक्स्ट्रा मैट्रिक्स डिपोजिशन एंड रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग किसे कहते हैं, मतलब शेप वगैरह में चेंजेस आ जाती है। तो ये 3 उसके क्या है, हीलिंग के फेसेस है। कौन से फेस, इन्फ्लेमेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू आकर मिल जाते हैं, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और सेल की जो शेप है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर एक जगह कट गई तो वो अगर आप देखें तो वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू आते हैं और वो जगह फिर क्या हो जाते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आते हैं, उस जगह एक दाग सा बन जाता है तो उसके रिमॉडलिंग मतलब शेप में भी चेंजेस आ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग, हीलिंग के अगर आप मैकेनिज्म देखो तो फर्स्ट मैकेनिज्म है हीलिंग बाय फर्स्ट यूनियन आर इंटेंशन। अब ये क्या चीज़ है, ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है, आपने याद रखना है। इट अकर्स इन इंसाइज्ड आर सुचर वाउंड आइदर प्रोड्यूस बाय सर्जरी आर शार्प एज वेपन एंड देन सुचर बाय सर्जन। तो ये असल फर्स्ट इंटेंशन इस तरह होता है, कोई भी सर्जन वगैरह एक चीज़ को मिसाल के तौर पर एक जगह को कट करे, इंसाइज्ड मीन कट वगैरह करना, या उस जगह पे अगर सूचर वगैरह लगाए, सूचर लगाए, ठीक है। जिस सूचर मतलब किसी चीज़ को क्या कहते हैं, सुई से बंद करना इसका कहते हैं ना, तो सूचर वगैरह लगाए तो सूचर के बाद उस जगह को अगर आप देखें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इट अकर्स इन इंसाइज्ड एंड सूचर बाउंड आइदर प्रोड्यूस बाय सर्जरी और शार्प एज वेपन एंड देन सूचर बाय सर्जन। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि जो सूचर वगैरह मतलब सर्जन वगैरह जो सूचर वगैरह लगाता है उसकी वजह से जो आपका जो ज़ख़म है वो फिल होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं,
फर्स्ट इंटेंशन कहते हैं। या अगर कोई मिसाल के तौर पर किसी तेज़ धार वगैरह से अगर एक जगह कट गई है और वो जाकर फिर क्या बंद होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन में क्या होता है, मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू वगैरह कम लॉस होते हैं, क्योंकि वो इधर या तो मिसाल के तौर पर छुरी के जिस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह कट लग गई तो वो सिर्फ स्किन कट लग जाती है, तो वो फिर क्या कहते हैं वहाँ से आकर ये जो साइड वाले जो सेल्स है वो इसी तरह मिल जाते हैं और ज़ख्म जो है फिल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। ठीक है, ये अक्सर सर्जरी में हो जाता है। मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू, इसमें टिश्यू वगैरह कम लॉस होते हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं, स्मॉल स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड क्लीन वाउंड हो जाता है, इसमें लेस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वगैरह हो जाते हैं, लेस वाउंड कंट्रैक्शन हो जाते हैं एंड लेस एलिमेंट्स आर डिस्ट्रॉय। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है ना, यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई क्या कहते हैं किसी छुरी वगैरह से ये जगह कट गई है। ठीक है, तो अब ये जो साइड के इस जो सेल्स है ना वो इस तरह आकर मिल जाते हैं। ठीक है, और मिल जाएगी, या मिसाल के तौर पर सर्जन एक जगह को काट लेता है तो वो जब काट लेगा तो बाकी जो स्किन जो है वो आकर एक दूसरे के साथ मिल जाए। ठीक है, वो ऊपर से इसको क्या करता है, गांठ वगैरह लगाता है ना, गांठ वगैरह कहते हैं इस तरह, वो फिर क्या करता है ये फिर इसी तरह मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटेंशन कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कम हो सकता है। ठीक है, स्मॉल स्कार फॉर्मेशन अगर वो बन गया तो अपेंडिक्स की अगर आप देखो तो छोटी सी वो फिर बाद में दाग वगैरह रह जाती है, सिर्फ लेस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाता है। तो ये सारा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब आते हैं हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। सेकंड इंटेंशन किसे कहते हैं, इट अकर्स इन लार्ज एंड ओपन वाउंड। ये अगर कोई बड़ा मिसाल के तौर पर ये सारा जगह इस तरह कट गई। ठीक है, या हाथ वाली जगह मिसाल के तौर पर ये सारी इधर से कट गई, तो ये एक तो लार्ज वाउंड है और ओपन वाउंड है। ठीक है, व्हेन टिश्यू लॉस इज एक्सटेंसिव, तो इसमें क्या होगा, टिश्यू लॉस बहुत ज्यादा होगा ना, अगर इस जगह कट गई तो ये सारा जगह कट गई तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा लॉस होगा टिश्यू। इन अब्सेस फॉर्मेशन और अल्सरेशन, तो इसमें अब्सेस भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, पस वगैरह भी बन सकता है, अल्सर वगैरह भी बन सकता है। तो ये क्या कहते हैं, सेकंड इंटेंशन को कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लॉस ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टिश्यू। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ ये जगह सारे हाथ की मिसाल के तौर पर ये जगह कट गए तो यहाँ पे लॉस ऑफ टिश्यू ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू आर प्रोड्यूस। अगर ये जगह ठीक नहीं होगा तो ये और मजीद जो है वो सेल के डेथ होना शुरू हो जाती है। एंड लार्ज स्कार फॉर्मेशन, अगर ये फिल हो गए बाद में तो यहाँ पे एक बड़ा सा दाग बन जाता है इस जगह में। ठीक है, और 4 वाला पॉइंट है लार्ज इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट फॉर्मेशन। और इसमें जो है अगर मतलब बाद वक़्त इस तरह होता है, इसका आपने प्रॉपर वॉश वगैरह नहीं किया, इस जख्म की केयर वगैरह नहीं किया तो यहाँ से एक्सुडेशन शुरू हो जाते हैं, मतलब प्रोटीन के कंटेंट वाटरी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाउंड इज नॉट क्लीन एंड इज कंटेमिनेटेड। तो ये जगह जो है अगर ज़्यादा कट गई है ना तो इसका क्या होगा, यहाँ पे वाउंड जो है वो भी क्लीन नहीं होगा और कंटेमिनेटेड मतलब होगा, क्योंकि ये जगह के प्रोन टूवर्ड इन्फेक्शन के लिए प्रोन है। समझ आ गई ना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग की क्या कॉम्प्लिकेशन है। देखिए, अगर एक वाउंड अगर वो सही हील ना हो मतलब जख्म अगर न भर जाए तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक जगह है उसका वाउंड अगर सही फिल नहीं हो गया, जख्म नहीं भर गया तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ठीक है, डिसहेंसिस यानी ब्रस्टिंग ऑफ वाउंड जो है वो मजीद ख़राब हो सकता है। डिस्मॉइड्स यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट जो है फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मजीद जो है वो तकसीम वगैरह डिवीजन वगैरह करते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह अगर आप देखिए डायग्राम में, तो अगर ये जख्म सही नहीं बन गया तो ये इस तरह फिर क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राउड फ्लैश कहते हैं। ठीक है, एंड पेनफुल स्कार वगैरह बन जाता है। पिगमेंटेशन एंड केलॉइड फॉर्मेशन, तो इसमें पिगमेंटेशन वगैरह बन जाता है, केलॉइड फॉर्मेशन वगैरह बन जाए। एक केलॉइड फॉर्मेशन किसे कहते हैं, एक्सेसिव कोलेजन डिपोजिशन। तो इस जगह में प्रोटीन वगैरह आकर सारे जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन वगैरह होंगे, साथ फ्लूइड वगैरह होगा, तो ये एक एक्सुडेशन होगा, इसको हम कहते हैं। तो देखो, इसकी सिंपल सी बात है, अगर ये जख्म को हम मतलब अगर नहीं फिल हो गया तो उसमें फिर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। ठीक है, जख्म मजीद ख़राब वगैरह हो सकता है। तो ये इससे रिलेटेड था, किससे था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाउंड से। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आते हैं कौन सी तरफ, फैक्टर इफेक्टिंग वाउंड हीलिंग। कौन से फैक्टर होते हैं जो वाउंड को हीलिंग होने नहीं देते हैं।
देखिए, एक है लोकल है और दूसरा है सिस्टमिक है। लोकल में अगर हम देखें तो इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई, अगर एक जगह को ब्लड सप्लाई सही नहीं हो तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वाउंड फिल नहीं हो, हीलिंग नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके पास क्या होते हैं, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह होते हैं, ब्लड में आपके पास और भी ग्लूकोज हर चीज़ें वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह मतलब कंटेंट भी होते हैं, तो वो उस जगह को क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स जितना ज़्यादा जाएगा वो उसको इन्फेक्शन से उसको रोक लेगा। तो जब ब्लड सप्लाई सही नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट सेल की डेथ होगी, नंबर 1। दूसरा, इन्फेक्शन, अगर एक जगह है उसको इन्फेक्शन हम केयर नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये मजीद अटैक करने की कोशिश करते हैं। फॉरेन बॉडी, अगर कोई भी चीज़ बाहर से, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ बाहर से अगर लग गया, ज़ख्म है, बार बार अगर किसी जगह पे लग जाता है या कोई चीज़ उसके साथ टकरा जाता है तो ये फॉरेन बॉडी है, मतलब कोई बाहर से चीज़ एंटर होना, ठीक है। और मूवमेंट वगैरह, मिसाल के तौर पर एक जगह है टूट गई है या बोन वगैरह टूट गई है तो उसको हम प्रॉपर अगर उसको नहीं करेंगे, उसको मूवमेंट से बचाएंगे नहीं तो वो मजीद जो है वो क्या होगा, आगे उसका ज़ख्म ख़राब होगा। तो ये था लोकल फैक्टर। और दूसरा है सिस्टमिक फैक्टर। सिस्टमिक फैक्टर में क्या होता है, न्यूट्रिशन, अगर एक बंदे को प्रोटीन सही नहीं मिल रहा है, विटामिन सी की डिफिशियंसी है, तो विटामिन सी की डिफिशियंसी और प्रोटीन सही नहीं मिल रहा तो एज अ रिजल्ट उसका जख्म जो है वो क्या होगा, ख़राब होगा। ब्लड डिजीज, मतलब एक बंदे में अगर एनीमिक हो, मतलब उसका HB लेवल कम हो, और न्यूट्रोपीनिया हो, मतलब न्यूट्रोफिल्स वगैरह कम हो, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर वो कम हो, HB कम हो तो इसका मतलब ये ब्लड डिजीज है, तो जख्म जो है वो क्या होगा, उसको मुतासर करेगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग वाउंड हीलिंग। डायबिट्स मेलाइटस, देखिए ये बात बहुत अहम है, डायबिट्स मेलाइटस वाले अगर हो तो उसकी वजह से भी जो है क्या होगा, जख्म सही नहीं फिल होगा, क्योंकि अगर शुगर वाले अगर आप पेशेंट देखो तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हाई होता है और बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज वाले मीडियम में प्रॉपर डेवलप करते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है, उनकी डिवीजन ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं डायबिट्स मेलाइटस वाले पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अपना शुगर वगैरह वो क्या करो, कंट्रोल करो, ताकि क्या हो जाए, आपका जख्म जो है वो भर जाए। उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन्स वगैरह, अगर स्टीरॉयड हार्मोन्स अगर कम हो या स्टीरॉयड अगर हार्मोन्स वगैरह उसका कम रिलीज हो तो एज अ रिजल्ट इसमें भी क्या होता है, उसको भी इफेक्ट करता है। एडवांस एज, इसका मतलब ये है कि एक बंदा है उसका एज मिसाल के तौर पर 70 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स के हिसाब से, या इन्फांट आप लोग अगर कह सकते हैं, मतलब लोअर एज या 18 एज, इसी तरह। तो ये एज जो है वो मैटर करता है, इसको एडवांस एज कहते हैं, ठीक है। तो एज जब ज़्यादा होगा तो जख्म सही नहीं भरेगा। एंड मैकेनिकल फैक्टर, मैकेनिकल फैक्टर में क्या होता है, इंक्रीज लोकल प्रेशर, अगर लोकल प्रेशर ज़्यादा हो, मतलब अगर यहाँ पे जख्म है और आपने बाहर से एक सही मजबूत जो है पट्टी वगैरह बांध दिया, उसको सही ट्रीट करके बांध दिया तो जख्म सही नहीं भरेगा ना, तो ये क्या करता है, इसको इफेक्ट करेगा जख्म को। सो थैंक यू सो मच। हमारा चैप्टर जो है 4 कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे हीमोडायनामिक डिसऑर्डर को, ठीक है। सो ये हमारा पास था कौन सा, पैरामेडिक्स वालों का, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।